नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में। तो चलिए आज के आर्टिकल देखते हैं। आज का जो पहला आर्टिकल है ये आईपीसीसी की जो छठी रिपोर्ट आई है उसके बारे में बात करता है। इसमें क्या की फाइंडिंग्स रही है, क्या महत्वपूर्ण बातें सामने आई है, उस बारे में हम इस आर्टिकल में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। ये आर्टिकल लिखा गया है टी जयरामन और तेजल कनितकर के द्वारा। टी जयरामन मेरे प्रोफेसर रह चुके हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। ज़रूर बड़ी खुशी होंगी इस आर्टिकल को आपको एक्सप्लेन करने में। उसके बाद में जो आज का दूसरा आर्टिकल है भारतीय स्टार्टअप्स के बारे में है। किस तरीके से पिछले कुछ समय में हमारे देश में स्टार्टअप सक्सेसफुल हुए, एक पूरा स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में तैयार हुआ है, उसके बारे में है ये आर्टिकल जो लिखा गया है भारत के सबसे सफल स्टार्टअप्स में से एक बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं अपना परिचय करवाना चाहूँगा। मैं खुशवंत पवार। आप चाहे तो मुझसे ट्विटर और लिंक्डइन पर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। अब आते हैं हमारे एमसीक्यू के ऊपर। वो यह है कि तालिबान जो कि एक आतंकवादी संगठन माना जाता है, ये निम्न में से किस क्षेत्र में सक्रिय है, किस क्षेत्र में फंक्शनल है। आपको ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, ऑप्शन सी है अफगानिस्तान, या ऑप्शन डी सीरिया। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वर्णनात्मक प्रश्न की। और वह यह है कि हाल ही में अगर हम देखें तो अभी की क्या स्थिति है जलवायु परिवर्तन की विश्व में, और उसी के साथ में जो छठी आईपीसीसी रिपोर्ट आई है इसमें क्या महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं, क्या की फाइंडिंग्स सामने आई है। आप आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। चलिए आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं जो कि है सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, आईपीसीसी की सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में, जिसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिक्स साइंस बेसिस। यहाँ पर COP26 जो है ग्लासगो में हुई थी नवंबर 2021 में, उसके बाद में ये की फाइंडिंग्स आई है। तो अगर इस सबसे पहली की फाइंडिंग देखें तो वो ये है कि जो धरती का तापमान है, जो टेम्परेचर है, ये 1.07 1.07 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ गया है, खासकर प्री इंडस्ट्रियल एरा मतलब जो औद्योगिकरण हुआ है उसके बाद में। इसमें जो महत्वपूर्ण कारक है तापमान बढ़ने का, टेम्परेचर बढ़ने का, उसके पीछे CO2 जो है ये डोमिनेट एक सोर्स है, एक बहुत बड़ा कारक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इंक्रीज इन क्लाइमेट एक्सट्रीम्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए हमें जो जलवायु है उसमें बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिल रही है। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से हीट वेव्स आ रही है, अत्यधिक रेनफॉल हो रहा है। उसके अलावा जो हमारा समुद्र का लेवल है वो भी बढ़ रहा है। तो अपने आप में ये और बढ़ने की भी एक आशंका इस रिपोर्ट में बताई गई है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एयर पॉल्यूशन रिडक्शन और स्टीप क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, ये दो ऐसी चीज है जो लंबे समय से बताई गई है कि क्लाइमेट चेंज को बदलने से, जो क्लाइमेट बदल रहा है हमारा, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसे रोकेंगी ये। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि इसको हमें सेंटर पॉइंट पे लेकर आने की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म और मिड टर्म अगर हम देखें तो हमें प्लान बनाने की ज़रूरत है कि कैसे हम एक शॉर्ट पीरियड के लिए और मिड टर्म के लिए हम इसके लिए प्लान बना सकते हैं। तो ये अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, इसे हमें केंद्र बिंदु मानते हुए काम करने की आवश्यकता है। उसके अलावा रीचिंग नेट जीरो वॉज नॉट डिटरमाइंड फैक्टर फॉर द वर्ल्ड to limit itself to 1.5 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड और एनी टेम्परेचर इंक्रीज। तो यहाँ पर अगर हम महत्वपूर्ण बात देखें तो ये कोई अपने आप में आपने जो मानक तय किया है कि 1.5 से 2 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, तो इससे हम नेट ज़ीरो तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। जो कार्बन एमिशन हो रहा है या जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम वो जीरो पर तो नहीं आ सकते हैं। उसके लिए हमको एक कंटिन्यूसली एफर्ट की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज की माने तो इन्होंने कहा है हिस्टोरिकल क्यूमुलेटिव एमिशंस आर कॉजेस ऑफ क्राइसिस टुडे। तो यहाँ पर जो एमिशन कंटिन्यूसली चलते आ रहा है ये आज की आपदा का कारक है। तो हमें ज़रूरत है कि यहाँ पे केवल टेम्परेचर कम करने पर ही नहीं, उसके अलावा हमारी जो आदतें हैं हम उसमें भी परिवर्तन लाए। भारत की स्थिति देख लेते हैं और तो भारत जो है वो वर्ल्ड का 5% कार्बन उत्सर्जन करता है, जितना भी उत्सर्जन होता है अगर आज की तारीख तक देखा जाए। पर कैपिटा एमिशन के अगर हिसाब से देखें तो जो प्रति व्यक्ति एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, तो 1/3 है ग्लोबल एवरेज का। मतलब ग्लोबल एवरेज में जो एमिशन होता है उसका अगर पर कैपिटा हम निकालें और वो भारत से कंपेयर करें तो ये 1/3 आता है। उसके अलावा हम ओनली
G20 के हम ऐसी इकलौती कंट्री है जिन्होंने कमिटमेंट दिया है पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री वार्मिंग कंपैटिबिलिटी का। उसके अलावा अगर हम देखें तो इफ इंडिया रिड्यूसेस इट एनुअल एमिशन एट 3 बिलियन टन्स टू जीरो, अगर भारत जो है 3 मिलियन टन से जीरो पे भी अपना एमिशन लेकर आ जाता है तो इट कैन ओनली प्रोवाइड 2 ईयर्स ऑफ वर्ल्ड टू अचीव पेरिस गोल। तो ये केवल 2 वर्ष की एक राहत दे पाएगा। तो अपने आप में भारत की भूमिका है, लेकिन इतनी बड़ी भी नहीं है क्योंकि हम उत्सर्जन करने वाली इतनी बड़ी कंट्री नहीं है अपने आप में अगर देखा जाए तो। वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे अगर ये देख ले तो अगर हम 1.5 डिग्री का टेम्परेचर कम करने का अगर हम लिमिट सेट करें, टारगेट बना के चले, तो ये राहत केवल हमको 10 से 15 साल तक ही रहेंगी। उसके बाद में स्थिति वापस वैसी ही होने लग जाएंगी। तो जरूरत है कि हम एक कंटिन्यूसली जो हमारी आदत है हम उसमें परिवर्तन लाए। उसके बाद में द कांस्टेंट शिफ्टिंग ऑफ गोल्स टू अवॉइड इमीडिएट रिडक्शन ऑफ देयर एमिशन एंड पासिंग बर्डन टू डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू स्टॉप। अगर हम उत्सर्जन के मामले में देखें तो यूएस, चाइना और यूरोपीय यूनियन, ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा एमिशन होता है। क्लाइमेट चेंज के लिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा माना जाता है। तो अगर आप यहाँ पर कॉन्स्टेंटली जो एमिशन है, जो उत्सर्जन है, उसको एकदम खत्म करने का अगर आप टारगेट बार बार चेंज करते हैं तो जो विकासशील देश है, भारत जैसे देश है, इन पर अतिरिक्त बर्डन पड़ेगा। तो ज़रूरत है कि एक बार हम एनालिसिस करके, सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम हमारी आदतों में सुधार लाए। यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर कम करना या एमिशन एकदम ज़ीरो कर देना ये कोई उपाय नहीं हुआ। जैसे ज़रूरत है कि इसके एडिशन में भी हमें और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे भारत के संदर्भ में हमने देखा कि उत्सर्जन अगर 3 मिलियन टन से जीरो पे भी लेकर आए थे तो केवल ये 2 साल की ही राहत होंगी अगर ओवरऑल बेसिस पे हम देखा जाए। तो यहाँ पर ज़रूरत है कि हम हमारी आदतों में, हमारे जो यूटिलिटी पैटर्न है उसमें परिवर्तन लाए। चलिए दूसरे आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टअप, भारत के स्टार्टअप्स के बारे में 2021 की अगर हम बात करें तो भारतीय स्टार्टअप ने यहाँ पर $20 बिलियन की फंडिंग रेज की है। अपने आप में भारतीय स्टार्टअप का जो एक पूरी एक क्रांति आई है काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो अगर हम देखें तो 75 वर्ष हमारे इंडिपेंडेंस को हो गए हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो पहले सिर्फ कृषि प्रधान थी, सिर्फ कृषि पर डिपेंडेंट रहती थी, लेकिन अभी हम एक टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बन चुके हैं। हम एक प्रौद्योगिकी की अग्रणी कंट्री बन चुके हैं। अगर 2000 के बाद की अगर हम बात देखें तो आईटी कंपनीज भारत में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके चलते भारत में स्किल्ड वर्कर्स का नंबर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो भारतीय स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। इंडियन स्टार्टअप्स आर बिल्डिंग सिनर्जीज। भारतीय स्टार्टअप जो है वो काफ़ी कंट्रीज जो है उसके साथ में, काफ़ी कंट्री और ग्लोबल एंटिटीज जो है इनके साथ में एक सिनर्जी बना रहे हैं, पार्टनरशिप बना रहे हैं, सहभागिता कर रहे हैं, जिससे इनका इनोवेशन, कोलैबोरेशन काफ़ी ज़्यादा अपने आप में बढ़ता जा रहा है। अगर कोविड-19 के समय की बात करें तो भारतीय स्टार्टअप्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। टेस्टिंग किट्स की बात हो, वेंटिलेटर की बात हो या रिमोट मॉनिटरिंग की बात हो, यहाँ पर भारतीय स्टार्टअप्स ने नए नए इनोवेशन सामने लेकर आए हैं, जिससे हमारे देश को और हमारे समाज को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। उसके अलावा अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें, लॉजिस्टिक्स की बात करें और एजुकेशन की बात करें तो इसमें भी काफ़ी बड़ी इनोवेशन जो है वो भारतीय स्टार्टअप्स ही लेकर आए हैं। अगर हम देखें तो सन 2011 में इंडिया की केवल एक प्राइवेट कंपनी जो स्टार्टअप था ये यूनिकॉर्न स्टेटस में आया, लेकिन 2021 में अगर हम देखें अगले 10 वर्षों में तो यूनिकॉर्न क्लब में यहाँ पर 50 से भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनीज आ गई। अगर नेस्कॉम की रिपोर्ट का हवाले से हम देखें तो भारत में अगर हम करंटली देखें तो यहाँ पर 40,000 स्टार्टअप्स भारत में है। भारत अपने आप में काफ़ी एक एडवांटेज स्टेज में है क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है उसका 62%, 62% पॉपुलेशन जो है ये वर्किंग एज ग्रुप में आती है। और वही इन 62% में भी अगर हम देखें तो अगर हमारी जनसंख्या का अगर हम देखें तो 54% जो है ये 25 की एज के अंदर आती है। मतलब एक लंबे समय तक हमारे देश को एक बहुत बड़ी वर्कफोर्स मिलती रहेंगी। स्किल और एबिलिटी का जो है हमारे पास में एक एडवांटेज रहेगा, एक लिवरेज रहेगा, क्योंकि हमारे पास में इतने ज़्यादा नंबर ऑफ यूथ्स है। तो इंडिया सेट टू मेक 1/5 ऑफ वर्ल्ड्स वर्किंग पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 वर्षों में वर्ल्ड की 1/5 जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो भारत में होंगी, जो कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज है। उसके अलावा बताया गया है यहाँ पर कि नीड फॉर न्यू इकोसिस्टम।
हालांकि वैसा इकोसिस्टम पिछले एक दशक में काफ़ी अच्छा बढ़ा है, लेकिन उसके साथ में अगर हम देखें तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिसी लेवल डिस्कशन डिसीजंस प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप ओनस इज ऑन इंडियाज कॉर्पोरेट सेक्टर टू फॉस्टर entrepreneurialism and create synergy to build impactful tech solutions, sustainable and resource efficient growth। तो यहाँ पर एक environment अपने आप में बदला है, पॉलिसी लेवल पे काफ़ी सरकार की तरफ से काफ़ी मदद हुई है और काफ़ी एक ओपननेस आई है सरकार की तरफ से स्टार्टअप्स को लेकर, जो कि इनकी सक्सेस के पीछे एक बड़ा कारक हम मान सकते हैं। लेकिन उसके साथ में जो भारतीय कंपनी है, जो भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर है, इसे भी अपने आप में सुधार करने की यहाँ पर और भी आवश्यकता बताई गई है कि यहाँ पे स्कोप है जहाँ पर हम और इनोवेशन कर सकते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसे हम बढ़ावा दे सकते हैं, सिनर्जीज बना कर सकते हैं, पार्टनरशिप्स कर सकते हैं, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स को मदद मिलेंगी और ये पूरा एक इकोसिस्टम हमारे देश में तैयार होगा। तो चलिए, जो स्टार्टअप्स है समय के साथ में बढ़ते जा रहा है भारत में। अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा 41,061 स्टार्टअप्स जो है वो चल रहे हैं। तो यहाँ पर इन स्टार्टअप्स ने करीब 4,70,000 जॉब्स अपने आप में जनरेट की है। तो अपने आप में बहुत बड़ा एक कदम है। स्टार्टअप्स अपने आप में काफ़ी अभी तक पिछले एक दशक में सक्सेसफुल हुए हैं। अंदाज़ा है कि हम इसी मार्ग पे आगे बढ़ते रहेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। अगर आप इसे सिर्फ ऑडियो फॉर्म में इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को सुनना चाहें तो आप हमसे स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट और एंकर पे जुड़ सकते हैं। सिर्फ आपको करना ये है, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस आपको इन प्लेटफॉर्म पे सर्च करना है और वहाँ हमें फॉलो करके हमसे जुड़ सकते हैं। उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेजेस पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आज का विश्लेषण यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड टू लॉ सीखो।